दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए CHS पेपर में बार बार पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 8-10 ही क्वेश्चन कर पाएँ। ये सोचिएगा कि आपका उससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर होगा। आने वाले भविष्य में जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। जल से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। चलिए इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। जल से गैस यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है या कंडेंसेशन कहलाता है। वहीं अगला देखिए उसका विपरीत, गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? द्रवण कहलाता है या संघनन कहलाता है या कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द्रव से ठोस अवस्था में जाना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है या पिंडन कहलाता है। और वहीं ठोस से द्रव अवस्था में जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टिंग बोलते हैं या गलना बोलते हैं। फिर अगला देखिए, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रवीकरण कहलाता है। फिर उसी प्रकार अगला देखिए, ठोस से गैस यानी द्रव अवस्था में न बदल कर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आयोडीन का सूत्र क्या होता है? I2। नौसादर NH4Cl। कपूर का सूत्र क्या होता है? C10H16 यानी H16O। एक कपूर का सूत्र होता है। जिनको स्ट्रक्चर के भी माध्यम से नहीं समझ में आया तो उसको लिख कर देखते हैं। गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? द्रवण होता क्या है दोस्तों? आप लोग गांव में देखेंगे मटका में पानी ठंडा किया जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण होता है? द्रवण की प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है मटका में घड़ा में पानी। ठीक है, द्रव से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। द्रव से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है या पिंडन कहलाता है। ठोस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलना कहलाता है। गैस से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? दृढ़ीकरण कहलाता है। ठोस से गैस अवस्था में क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे आयोडीन, कपूर, नौसादर। आयोडीन का सूत्र क्या होता है? I2। कपूर का क्या होता है? C10H16H16O यानी C10H16O। नौसादर क्या होता है? NH4Cl। नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। ये ऊर्ध्वापातन के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऊर्ध्वापातन होता क्या है? वह अवस्था जो ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाए, यानी द्रव अवस्था में न चेंज हो, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में एक अवस्था आगे ही निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत गणराज्य में निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल में है? कौन सा है? राजस्थान। पहले नंबर पर राजस्थान है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर कौन से हैं? चलिए वो भी हम देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम। पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर MP, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर UP, पांचवें नंबर पर गुजरात, छठवें पर कर्नाटका, सातवें पर आंध्र प्रदेश। ये क्षेत्रफल के अनुसार 7 बड़े राज्यों का क्रम। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पर MP, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर UP, पांचवें नंबर पर गुजरात, छठवें नंबर पर कर्नाटक, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। ये 7 बड़े राज्यों का क्रम है। चलिए ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। अब देखते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार 6 बड़े राज्यों का क्रम। पहले नंबर पर UP, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, ये बहुत बार पूछ चुका है बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छठवें नंबर पर तमिलनाडु। ये पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार 7 बड़े राज्यों का क्रम। अगला देखिए, कंट्री रैंकिंग यानी देश, सबसे बड़े देश कौन कौन से? सभी लोग रट लेते हैं। 7वें नंबर पर इंडिया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर कौन से देश आते हैं? ये पूछ लिया है तो ये सभी लोग, कुछ लोग बता नहीं पाते हैं। पहले नंबर पर रसा है। ठीक है, रसा पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसी से सोवियत संघ से ही 15 देश टूट के बने हुए हैं। आज भी देखा जाए तो रसा पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, पाँचवें नंबर पर US या USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट या USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर विश्व के सबसे बड़े देश, सातवें नंबर पर इंडिया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंट्री रैंकिंग, कॉन्टिनेंट रैंकिंग यानी महाद्वीपों सबसे बड़ी महाद्वीप, पहले नंबर पर कौन सी महाद्वीप, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सात महाद्वीप है। ठीक है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। पहले नंबर पर सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका महाद्वीप, पाँचवें नंबर पर यूरोप महाद्वीप, छठवें नंबर पर अंटार्कटिका, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया बोले या ओशनिया बोले। विश्व के 7 बड़े महाद्वीपों का एक क्रम हुआ। ये भी बहुत बार CHS में हुआ, सैनिक में हुआ या कोई एग्जाम हुए, सभी एग्जामों में लगभग ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे देखिए क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। ओलंपिक के झंडे में एक दूसरे से जुड़े हुए कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। ठीक है, ओलंपिक के झंडे में एक दूसरे से जुड़े हुए 5 गोले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, सिल्क के बने ध्वज में ओलंपिक के प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से दर्शाए गए हैं जो विश्व के 5 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व स्पर्धा का प्रतीक है। जैसे देखिए कौन कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं ओलंपिक का झंडा। नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र ऑस्ट्रेलिया को, हरा चक्र, नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को। ठीक है, पीला चक्र एशिया को प्रदर्शित करता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और काला चक्र अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इतने सारे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बांध यानी एशिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। फिर टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी है कहाँ? उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? गुजरात में बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। ये भी CHS पूछेगा, सरदार सरोवर डैम किस राज्य में बना हुआ है? गुजरात राज्य में बना हुआ है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। किस राज्यों की परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों को सिंचाई करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये यानी इन राज्यों की परियोजना है, इसी को बोलते हैं इस राज्य। किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? किस राज्य? पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। हीराकुंड किस पर है? महानदी पर। सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज़ हमको सीखने के लिए मिला। चलिए विश्व का नंबर 1 डैम कौन सा है? थ्री जाज है कहाँ? चाइना में। ठीक है, और इटेपू डैम कहाँ है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? इटेपू डैम कहाँ है? पराना नदी पर। किस महाद्वीप में? साउथ अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील और पराग्वे की बाउंड्री पर पराना नदी बहती है, उसी पर बना है इटेपू डैम। ठीक है, नदी कहाँ? ब्राजील और पराग्वे की बाउंड्री पर बहती है, पराना नदी पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 2010 के कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, 2010 के कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए ये होता क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स बोले या राष्ट्रमंडल खेल बोले। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल के एथलीट्स शामिल होते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हिमिल्टन है कहाँ? कनाडा में हुआ था। स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? 1930 में हिमिल्टन से हुई थी। हिमिल्टन है कहाँ? कनाडा से। राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब भाग लिया था? 1934 में। कहाँ हो रहा था तब? लंदन में हो रहा था। तभी इंडिया ने प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितने वर्ष पर होता है? राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 4 वर्ष पर होता है। इतना चीज़ हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखे और देखते हैं 2022 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होगा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम है कहाँ?
इंग्लैंड, इंग्लैंड अगर बर्मिंघम इंग्लैंड न बोले तो और क्या क्या बोल सकते हैं? इंग्लैंड राज्य हुआ प्लस वेल्स राज्य हुआ, यानी ये दो राज्यों को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, यानी इन तीनों राज्यों को क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों राज्यों को सम्मिलित करके क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड हुआ, वेल्स हुआ प्लस स्कॉटलैंड हुआ प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड हुआ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हुआ, ब्रिटिश आइसलैंड हुआ। ठीक है, ब्रिटिश आइसलैंड, इन पांचों को सम्मिलित करके क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों राज्यों को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, यानी क्या क्या लिख सकता है बर्मिंघम? ब्रिटेन लिख सकता है, ग्रेट ब्रिटेन लिख सकता है, यूके लिख सकता है, ब्रिटिश आइसलैंड लिख सकता है। ठीक है, इन पांच राज्यों को ग्रुप को मिलाकर बोलते हैं ब्रिटिश आइसलैंड। बर्मिंघम है वास्तव में देखा जाए तो कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है ना, यानी बर्मिंघम इतना चीज लिख सकता है, बर्मिंघम ब्रिटेन लिख सकता है, ग्रेट ब्रिटेन लिख सकता है, यूके लिख सकता है या ब्रिटिश आइसलैंड लिख सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का सुचालक है? इसमें से सबसे अधिक कंडक्ट यानी विद्युत धारा सबसे अच्छा किसमें प्रवाहित होगी? तांबा में होगी। ठीक है, चलिए विद्युत का सुचालक बोले या ऊष्मा का सुचालक बोले, उसके चालकता का क्रम देख लेते हैं कौन कौन से सबसे अच्छा चालक कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चांदी, चांदी मीन्स Ag, कापर Cu, Al एल्युमिनियम, W टंगस्टन, गाँव में देखोगे फिलामेंट W जो प्रकाश बल्ब जलता है वही W, वही फिलामेंट होता है, फिलामेंट आए W टंगस्टन इसी का बना होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम के बाद जर्मेनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद पीबी मतलब सीसा, फिर उसके बाद रबर। नाइक्रोम होता क्या है? किसका किसका मिश्रण होता है और ये यूज के लिए क्या किया जाता है? यूज में नाइक्रोम हीटर, विद्युत हीटर का तार देखे हो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ये किसका किसका मिश्रण है? निकिल Ni प्लस क्रोमियम Cr प्लस आयरन, इन सभी का मिश्रण होता है। ठीक है, निकिल क्रोमियम आयरन, इन पूछ सकता है नाइक्रोम किसका बना होता है? निकिल क्रोमियम आयरन। नाइक्रोम का यूज क्या है? विद्युत हीटर का तार बनाने में। ठीक है, ये चालकता का क्रम हुआ। सबसे अधिक चालक किसमें धारा प्रवाहित होगी? ऊष्मा का चालन सबसे अधिक किसमें होगा? चांदी होगा, कापर होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद टंगस्टन, फिर उसके बाद नाइक्रोम, फिर उसके बाद जर्मेनियम, फिर सीसा, फिर सिलिकॉन, फिर सीसा, फिर रबड़। ये चालकता का क्रम है। अगर इसको याद कर ले रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी तरह भी चालकता का क्रम पूछे या ऊष्मा चालकता का क्रम पूछे सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। वही पूछ लिया, जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। बहुत लोग को नहीं पता है, पूछ लीजिएगा, कुछ लोग से बहुत लोग नहीं बता पाते हैं जल का रासायनिक नाम क्या। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं। चलिए, जल के महत्वपूर्ण बिंदु। जल का भारात्मक अनुपात क्या होता है? 1:8। जल का आयतनात्मक अनुपात क्या होता है? 2:1। जल का हिमांक बोले या जल का जमुना बोले कितने पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 273.15 केल्विन पर या 0 डिग्री न्यूमर पर या 460 डिग्री रैंकाइन पर। जल का क्वथनांक बोले या भाप बोले या बॉइलिंग पॉइंट बोले तो कितने पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373.15 केल्विन या 80 न्यूमर या 672 डिग्री रैंकाइन। ये जल से संबंधित इतना चीज़ सीखनी है। यही पूछ लिया जल का घनत्व तो सबसे डिग्री कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो रहा है तो आयतन क्या होगा? सबसे कम होता है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती आयतन है, इसलिए आयतन भी क्या होगा? सबसे कम होगा। जल से महत्वपूर्ण बिंदु जैसे 1 से 6 तक रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय माध्यम बोलते हैं। जैसे ही 7 पर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। जैसे ही 7 से क्रॉस करता है तो उसे क्षारीय माध्यम बोलते हैं। पीएच स्केल होता क्या है? 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है। 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है। पीएच स्केल पर कितने पैमाने होते हैं? 14। 0 से लेकर 14 तक।
जल जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन होता है। कितने पर होता है? पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वही मानव को पूछ लिया तो कितना होता है? 7.4। यानी मानव रक्त क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय या उदासीन? क्या होता है? क्षारीय। यानी 6.4 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। उसी प्रकार हैंड सॉप जो हम लोग हाथों धोते हैं उसका पीएच मान क्या होता है? 10 होता है। तब क्या होगा? ये क्षारीय होगा। ठीक है। उसी प्रकार टमाटो का जूस क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच मान कितना हो रहा है? 14, यानी 6 से कम है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इतना चीज सीखने के लिए मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परपथ को तोड़ने के प्रयोग में या जोड़ने के लिए प्रयोग में क्या लिया जाता है? स्विच। स्विच का प्रयोग करते हैं। तंतु क्या होता है? तो प्रकाश बल्ब जो जलता है वो तंतु ही होता है। जो चमकता चमकता दिखाई देता है वो तंतु होता है। और विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल तो कई 2 प्रकार के होते हैं। एक गैल्वेनी सेल, एक वोल्टी सेल। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। फ्यूज क्या होता है? आप देखेंगे विद्युत जो घरों में वायरिंग की गई होती है और जो बोर्ड लगा होता है उसमें स्विच लगा होता है ताकि वायरिंग जो है तगड़ी लाइन आए। तो फ्यूज फ्यूज उड़ जाता है जिससे सप्लाई जो होती है जो खराब होने का चांसेस होता है तुरंत फ्यूज गल जाता है। यानी वायर परपथ जो हम लोग का होता है सुरक्षित बच जाता है। इसीलिए स्विच फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है। तो विद्युत परपथ को जोड़ने के लिए बोले या तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच का। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहला ऑप्शन। चलिए एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस? दोनों होता है। यदि आप लोग से पूछ लिया है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सीएफसी का यूज क्या है? फ्रिज कूलर में जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो ओजोन परत में छिद्र होने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही सीएफसी है। डीएनए में कौन कौन सी, आप लोग से यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डीएनए में कौन कौन सी क्षार पाई जाती है? एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है और थायमिन पाई जाती है। 4 क्षार पाई जाती है डीएनए में। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमिन। और वहीं आप लोग से आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड में पूछ लिया जाए कितने क्षार पाई जाती हैं? तो इसमें भी एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है और साइटोसिन पाई जाती है। लेकिन थायमिन की जगह क्या पाई जाती है? यूरेसिल पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पूछ सकता है? पूछेगा डीएनए में कौन सी क्षार पाई जाती है? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों कॉमन है। क्या पाई जाती है? थायमिन पाई जाती है। एक क्वेश्चन हो सकता है। वही आरएनए पूछ ले, आरएनए में कौन सी क्षार पाई जाती है? गुआनिन पाई जाती है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये तो तीनों कॉमन होती है। थायमिन की जगह यूरेसिल पाई जाती है, यूरेसिल की जगह थायमिन पाई जाती है। ये डीएनए और आरएनए में अंतर भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज हमको सीखने के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 10। वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है? गैस। चलिए गैस क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है देखते हैं। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे पत्थर हुआ, बस हुआ। ठीक है, गैस का होता है आकार आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। द्रव का क्या? आयतन भी निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है द्रव का? अनिश्चित होता है। वही आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये ठोस द्रव गैस की डिफिनीशन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहाँ है? न्यूयॉर्क में। देख सकते हैं कितनी बार, 3 बार पूछ चुका है। सिंपल एक क्वेश्चन। चलिए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है, किस शासकीय भाषा अर्थात यूएनओ की स्थापना के समय केवल 5 भाषा सम्मिलित की गई थी। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, रूसी और चीनी। यानी यूएनओ में आप भाषण देना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं तो किससे, किन्हीं भाषाओं में मान्यता दी गई। इंग्लिश में बात करिए, फ्रेंच में बात करिए, अरबी में बात करिए, रूसी में बात करिए या चीनी में बात करिए। ये यूएनओ के
हेडक्वार्टर से, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हमें इतना चीज़ सीखने के लिए मिला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और नहीं, क्वेश्चन 11 से पहले एक और, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जिनेवा। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, या WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वही WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WMO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार ILO का पूर्ण रूप क्या होगा? विश्व श्रम संगठन। उसी प्रकार UNHCR का पूर्ण रूप क्या होगा? विश्व विश्व द्विआदस्व विश्व शरणार्थी संगठन होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको देख लिया, सही से विश्व होगा। ठीक है, विश्व शरणार्थी संगठन। जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हैंड मैप में कहाँ? चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देखिए यही है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ऊपर देखिए रेड डॉट लाइन से दिखाई गई है। और जिनेवा देखिए यही है, जो रिंग की है ना, यही जिनेवा है। जिनेवा स्विट्जरलैंड से किन किन देशों की बाउंड्री लगती है? फ्रांस से लगती है, नीचे इटली से लगती है, इधर नीचे इटली है, ऊपर देखिए जर्मनी से लगती है, इधर देखिए ऑस्ट्रिया से लगती है, यानी 4 देशों से बाउंड्री लगती है। एक चीज़ और यहाँ खास बात ये है, यूके देखिए यही है, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ फ्रांस है। इसी फ्रांस को और यूके को अलग करती है इंग्लिश चैनल। यही इंग्लिश चैनल है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए यही इंग्लिश चैनल है। चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज़ हमें सीखने के लिए मिला। पड़ोसी देश भी देख लिए। स्विट्जरलैंड हैंड मैप में कहाँ? किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। इसके पड़ोसी कौन है? ये भी सीखने के लिए मिला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? जापान की। ठीक है, एन किस देश की मुद्रा है? जापान की। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। USA की मुद्रा क्या है? डॉलर। कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर। जाम्बिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बहुत कई देशों की मुद्रा क्या है? डॉलर है। उसी प्रकार जापान की केवल एक मुद्रा क्या है? एन है। उसी प्रकार रूस की मुद्रा क्या है? रूबेल भी है। उसी प्रकार बेलारूस की भी मुद्रा क्या है? रूबेल है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे रूबेल किस किस देशों की मुद्रा है? रूस की भी है और बेलारूस की भी है। ठीक है, रुपया किन किन देशों की मुद्रा है? पाकिस्तान की है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, मॉरिशस की है, इंडोनेशिया की है, सेशल्स की है और भारत की। ठीक है, ये इतने देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। मॉरिशस मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसों में गिना जाता है दोस्तों मॉरिशस। चलिए, किन किन देशों की मुद्रा रुपया है, किन देशों की मुद्रा डॉलर है, किस देशों की मुद्रा रूबेल है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज़ हमें सीखने के लिए मिला। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, अगर खास बात क्या है, अगर देखा जाए मैप में, वर्ल्ड के मैप में देखिएगा, आप लोग गौर करिएगा, जापान पूर्व में तो है, लेकिन उससे पूर्व में और देखा जाए तो रसा है, फिर उसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जापान को ही क्यों कहा जाता है? ठीक है, जापान को ही कहा जाता है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और क्या कहा जाता है जापान को? जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान का सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज़ हमें सीखने के लिए मिला। और देखिए मैप में जापान है कहाँ? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यही मैप में जापान है दोस्तों। देखिए, ये मैप हजारों द्वीपों के रूप में है, हजारों संख्या में द्वीप है, उसकी संयुक्त द्वीपों का क्रम ही जापान है। मतलब हजारों संख्या में इसमें महाद्वीप हैं, उन्हीं को जोड़कर जापान बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉर्वे को रट लेते हैं, मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। लेकिन ये घटना कई देशों में, 8 देशों में देखने के लिए हमें मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं।
मध्य रात्रि का सूर्य यानी मिड नाइट सन उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। अर्थात गोलार्ध बनाने के तो अनंत तरीके हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बनाने के केवल एक ही तरीका है दोस्तों। एक गौर करिएगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, सत्य असत्य कथनों में अक्सर पूछ लिया जाता है बड़े एग्जामों में। चलिए, आर्कटिक सर्किल यानी 66.5 डिग्री किन किन देशों से गुजरती है, उससे जिन जिन देशों से गुजरेगी उस देशों को हम मध्य रात्रि का देश कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड है सबसे बड़ी महाद्वीप यही है, ग्रीनलैंड द्वीप। सबसे बड़ी द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप किसका है? डेनमार्क का है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसा और आइसलैंड, यानी इन 8 देशों से 66.5 डिग्री अक्षांश यानी आर्कटिक सर्किल इन 8 देशों से गुजरती है। यानी मध्य रात्रि का देश इन 8 देशों से गुजरती है। इन 8 देशों को हम कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, लेकिन अक्सर हम लोग रट लेते हैं नॉर्वे। फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? यानी जिस देशों से आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री गुजरेगा उन सभी देशों को हम कह सकते हैं मध्य रात्रि का देश। यानी उन सभी देशों में एक घटना देखने को मिलती है। चलिए मैप में देखते हैं है कहाँ आर्कटिक 66 डिग्री। ये देखिए दोस्त, वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। अलास्का हुआ, ठीक है, एक कनाडा हुआ, एक ग्रीनलैंड हुआ, ये डेनमार्क का हुआ, ये आइसलैंड हुआ, एक नॉर्वे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद स्वीडन, फिर उसके बाद फिनलैंड, ठीक है, फिर उसके बाद रसा। इन 8 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगर अलास्का रूस ने नहीं बेचा होता यूएसए को तो 7 ही देश होता। पहले अलास्का किसका था? रूस का था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अलास्का को यूएसए को बेच चुका है रसा ने। रसा मतलब रूस ने। चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हमको इतना चीज़ सीखने के लिए मिला। यानी आर्कटिक सर्किल होता क्या है, ये चीज़ हम लोग सीखें। जिंदगी में 5 जो अक्षांश है बहुत महत्वपूर्ण है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर। 4 नाम है वो, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक 66 डिग्री ए और एंटी आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री वाला नीचे वाला। ये 5 आर्कटिक सर्किल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं, वो भी कभी न कभी पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? किसकी है? नाइट्रोजन की, 78% के लगभग आसपास है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगी? आंसर का हो जाएगा तीसरा। चलिए देखते हैं इससे संबंधित अगला क्वेश्चन। वायुमंडल का सक्रिय भाग क्या है? वायुमंडल का सक्रिय भाग ऑक्सीजन है और निष्क्रिय भाग क्या है? नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सक्रिय भाग पूछा है, ऑक्सीजन। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, गौर करिएगा, तत्व क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, धातु क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको। वायु का सक्रिय भाग क्या है? आपको बताएं ऑक्सीजन। वायु का निष्क्रिय भाग क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आयतनात्मक अनुपात क्या है? 1:4। एक दोलन गति होती है, यानी दोलन गति क्या होती है? दोलन गति को क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दोलन गति का एग्जाम्पल क्या है? आवर्त गति है। आवर्त गति को ही दोलन गति कहते हैं। अर्थात प्रत्येक दोलन गति जो होती है आवर्त गति होती है। यानी दोलन गति का प्रत्येक एग्जाम्पल आवर्त गति हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति का एग्जाम्पल दोलन गति नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं दोलन गति और आवर्त गति होती क्या है। आवर्त गति क्या होती है? निश्चित समयांतराल पर घूमती रहती है। और दोलन गति क्या होती है? निश्चित समयांतराल पर निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे आवर्त गति के एग्जाम्पल क्या? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन, निश्चित समयांतराल पर घूमती रहती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूर्णन, ये आवर्त गति का उदाहरण है। सरल आवर्त गति सरल लोलक की गति क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। ठीक है,
आवर्त गति का उदाहरण क्या है? सरल लोलक की गति है। घड़ी के सुई की गति आवर्त गति का उदाहरण है। स्प्रिंग से लटके पिंड की गति क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। दोलन गति के उदाहरण कौन कौन से हैं? सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से पिंड की गति, सितार के तार का कंपन। यानी ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आवर्त गति के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आवर्त गति का प्रत्येक उदाहरण दोलन गति नहीं हो सकता है। चलिए वही स्टार पॉइंट लिखे हैं, यानी नोट लिखे हैं। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, यानी प्रत्येक दोलन गति का प्रत्येक उदाहरण आवर्त गति होगा, लेकिन आवर्त गति का प्रत्येक उदाहरण दोलन गति हो ये आवश्यक नहीं है। वही बात को लिखें, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो ये आवश्यक नहीं है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम सर्कल पढ़ाएंगे वृत्त सरल लोलक गति या एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे एसएचएम, तो वहाँ हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जिम कॉर्बेट पार्क यानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। ये जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़ा शिकारी था, टाइगर को मार के खा जाता था, उसी के नाम पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, ये है कहाँ? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर क्या है? नेशनल पार्क है। नंदा देवी क्या है? नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व मीन्स बाघ संरक्षण केंद्र। इंडिया में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी? 1973, यानी 1973 से ही इंडिया में बाघ को पाला जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना चीज़ हमें सीखने के लिए मिला। और राजस्थान के कौन से नेशनल पार्क हैं? केवला देवघाना है और डेजर्ट है। और गुजरात, उसमें तमिलनाडु था, तमिलनाडु में कौन है? एक ही नेशनल पार्क है, गुंडे। और एक चीज़ यहाँ देखिएगा, उत्तराखंड को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। स्विट्जरलैंड की कुछ घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी देख लीजिए, बहुत बढ़िया जगह है। नंदा देवी हुआ, वैली ऑफ फ्लावर हुआ, ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस के माने जाते हैं। नंबर 1 कैटेगरी में गिने जाते हैं, जैसे उट्टी हुआ। चलिए इस तरह के क्वेश्चन के और आगे सब चर्चा टाइम से होती रहेंगी। सारी वीडियो अब आप लोगों को प्रयास रहेगा कि टाइम से मिलती रहे। चलिए आप लोगों को इसको ये न सोचिएगा दोस्त कि हम आज 10 ही 15 क्वेश्चन कर पाएँ, लेकिन ये सोचिएगा कि आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सिखाने के प्रयास किए हैं। इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो प्रयास रहेगा कि मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।